गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ेंगे आज वाली क्लास के अंदर कि हमने कल शुरू किया था कि शिफ्ट कितने टाइप के होते हैं किसी भी यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर और किन किन मॉलिक्यूल या किन किन ट्रांजिशंस की वजह से ये शिफ्ट होते हैं, ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसी को हम आज कंप्लीट करेंगे। टाइप्स ऑफ शिफ्ट क्या है हमारा टॉपिक? टाइप्स ऑफ शिफ्ट इन यूवी स्पेक्ट्रम। ठीक है, चार टाइप के शिफ्ट होते हैं, मैंने आपको कल बताया था। रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, बाथोक्रोमिक एंड हिस्टोक्रोमिक शिफ्ट। एक होता है हाइपरक्रोमिक और एक होता है हाइपोक्रोमिक। ठीक है, इनके आप हिंदी में नाम भी याद रखना, हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि इनके नाम क्या होते हैं। अगर बाथोक्रोमिक शिफ्ट है, ठीक है, पहला क्या होता है हमारा बाथोक्रोमिक शिफ्ट, या जिसे हम क्या कहते हैं रेड शिफ्ट, लाल विस्थापन कहते हैं। और इसको हिंदी में वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर कि ऐसे कंपाउंड जिनको जोड़ने की वजह से वेवलेंथ आपका बढ़ता है, रेड की तरफ शिफ्ट होता है, उसे हम रेड शिफ्ट या बाथोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो आपका ग्राफ है, ये क्या होता है, इस तरफ शिफ्ट होता है, लैम्डा की इस वैल्यू की तरफ जब भी शिफ्ट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। और ये किन किन की वजह से होता है, ये भी हमने कल वाली क्लास के अंदर देखा था कि बाथोक्रोमिक जो शिफ्ट है वो होता है जब आप क्या करो, उसके अंदर ऐड कर दो पाई टू पाई स्टार वाले मॉलिक्यूल। ठीक है, या फिर हम क्या करें, ऐसे सॉल्वेंट्स यूज करें जिससे क्या होती है, इस अननोन कंपाउंड की सॉल्यूशन की पोलैरिटी बढ़ जाए। पोलैरिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि इसके अंदर आयन जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, जितने ज्यादा आयन बढ़ेंगे इसकी वेवलेंथ की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये और इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम यूज करते हैं ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स। ठीक है, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स कौन से थे? आपने दो तरह के ग्रुप देखे थे। एक होते हैं क्रोमोफोरिक। क्रोमोफोरिक क्या होते हैं? जिनकी वजह से कलर होता है। और ऑक्सोक्रोमिक कौन से होते हैं? जो कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो अगर ऐसे कोई ग्रुप है जो कि ऑक्सोक्रोमिक है, यानी जो कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाने वाले ग्रुप्स हैं, अगर वो ग्रुप जुड़ते हैं किसी भी अननोन कंपाउंड के साथ, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये रेड शिफ्ट देते हैं। ठीक है, और ऑक्सोक्रोमिक शिफ्ट वाले मॉलिक्यूल कौन से थे जिसके अंदर कौन सा ट्रांजिशन हो रहा था? एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा था। ठीक है, वो हमारे कौन से थे? ऑक्सोक्रोमिक शिफ्ट वाले मॉलिक्यूल थे। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा था, या एन टू सिग्मा स्टार भी बोल सकते हैं। जो आपके मॉलिक्यूल जैसे थे, ये एल्कोहल था, एमीन था। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं और क्या होता है साथ में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और ये कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इनके एक्साइटेड स्टेट में किसमें जाएंगे, सिग्मा स्टार के अंदर जाएंगे। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये कौन से होते हैं आपके? ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इसकी लैम्डा को इंक्रीज कर देते हैं, वेवलेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, ये उसे क्या कहते हैं हम, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। हिंदी में नाम होता है इसका वर्णोत्कर्षी। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल हमने कल एक पढ़ा था कि अगर हम ले एग्जाम्पल बेंजीन का, ठीक है, बेंजीन के लिए जो लैम्डा की वैल्यू होती है या लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 254 nm होती है। ठीक है, ये क्या होती है, 254 nm होती है। अब हमने क्या किया, इसके साथ जोड़ दिया कौन सा, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप का कोई भी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इसका लैम्डा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, इसके साथ जोड़ दिया एमीन, यानी हमने क्या बना दिया, ये एनिलीन बना दिया। ठीक है, तो इसकी लैम्डा की वैल्यू जो है वो लगभग कितनी हो जाती है, 280 nm के लगभग हो जाती है। यानी लैम्डा क्या हुआ, एक तरह से इंक्रीज हो गया। साथ में इसमें इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। जो आपकी इंटेंसिटी होती है यहाँ पर एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो भी इसके साथ इंक्रीज होती है, लेकिन
लैम्डा हमें क्या देखना है इसके अंदर, बाथोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर, कि लैम्डा इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो मतलब ये क्या करेगा, बाथोक्रोमिक शिफ्ट देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ये भी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, ये 204 से लेके यहाँ पे लगभग 1000 के लगभग आती है, 1040 के लगभग आती है। ठीक है, इंटेंसिटी भी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिटी भी बढ़ती है और उसके साथ लैम्डा भी बढ़ता है। तो अगर लैम्डा बढ़ रहा है मतलब ये बाथोक्रोमिक शिफ्ट दे रहा है, रेड दे रहा है, इसे वर्णोत्कर्षी शिफ्ट हम कहते हैं। ठीक है, ये हुआ, ये हो गया हमारा पहला, जो कौन सा था, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। इसका एग्जांपल देख लिया हमने। ठीक है, और इसके अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सोक्रोमिक समूह वाले जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेते हैं, जिसमें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। ठीक है, अब दूसरा होता है हमारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, हिप्सोक्रोमिक क्या होता है, जिसमें क्या होता है, वेवलेंथ कम होती है, ब्लू की तरफ शिफ्ट होता है, वो हमारा क्या होता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, हमारा सेकंड जो है वो क्या होता है, ब्लू शिफ्ट, या जिसे हम क्या कहते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, हिप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ब्लू शिफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वेवलेंथ कम हो रही है। वेवलेंथ जब भी कम होती है तो हम ये कहते हैं कि हम ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे आपकी विजिबल रेंज के अंदर होता है। विजिबल रेंज क्या होता है, विबग्योर होता है। सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है, रेड का, सबसे कम, या कम कह सकते हैं कि ब्लू का कम होता है रेड के कंपैरिजन में। तो अगर हम वेवलेंथ कम कर रहे हैं मतलब हम ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, अगर हम वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं मतलब हम रेड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णोत्कर्षी शिफ्ट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वर्णोत्कर्षी। ठीक है, ये क्या होता है कि जब आपका लैम्डा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी ये क्या होगा, कम की तरफ आएगा, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल आएगा, ठीक है, ये हुआ कि लैम्डा हमारा कम हो रहा है, वो हमारा क्या होता है, ब्लू शिफ्ट होता है। इसके अंदर एग्जांपल आता है कि अगर हम क्या करें, ये जो आपने लास्ट एग्जांपल लिया था जिसके अंदर क्या था, हमने एनिलीन बनाया। ठीक है, एनिलीन में क्या है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है हमारी 280 nm के लगभग। ठीक है, ये हमारा क्या था, एनिलीन था। ठीक है, इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू लगभग कितनी थी, 280 nm के लगभग थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया कि हम इसमें इस एनिलीन को एसिडिक मीडियम में डाल दें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा यहाँ पे NH4+, यानी ये क्या हो गया, आयनिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, एक प्रोटोन को ले लिया। जब ये प्रोटोन को लेगा तो ये नाइट्रोजन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था। लोन पेयर की वजह से हमने कहा कि इसमें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप होता है। लेकिन हमने क्या किया, इसके साथ एक प्रोटॉन जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं रहेगा। जब ये लोन पेयर नहीं रहेगा तो इसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस से कम हो जाएगी। ठीक है, ये लगभग हो जाती है कितनी, 253 nm। ठीक है, क्या होती है, इसमें लैम्डा की वैल्यू वापस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन बेंजीन जो होती है, बेंजीन से ये वैल्यू क्या होगी, लगभग इक्वल होगी। ठीक है, लेकिन एनिलीन से ये वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर एनिलीन से ये वैल्यू कम होती है मतलब ये क्या हो रहा है, ब्लू शिफ्ट हो रहा है, या इसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। एग्जाम्स के अंदर आपको ये हिप्सोक्रोमिक, हिंदी मीडियम वालों को अगर हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आता है तो आपको वर्णोत्कर्षी भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, हिप्सो को इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो आपको दोनों नाम याद रखिए, इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। या फिर पूरा क्वेश्चन जो आएगा कि आपके शिफ्ट कितने टाइप के होते हैं और उनकी एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं हम कौन सा हमारा तीसरा शिफ्ट, जिसके अंदर क्या आता है, जिसमें इंटेंसिटी जो होती है एब्जॉर्प्शन की वो क्या होती है, बढ़ती है।
ठीक है, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी जहां पे बढ़ती है वो हमारा कौन सा होगा, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, या जिसे हम क्या कहते हैं, अतिवर्णक विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड जो होगा वो क्या होता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वर्णवर्धक या अतिवर्णक इफेक्ट कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम, अतिवर्णक विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, अतिवर्णक का मतलब कि कलर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है, और इसके अंदर होता क्या है, ग्राफ के अंदर ये जो इंटेंसिटी बढ़ती है, पीक की इंटेंसिटी जो बढ़ती है, जो एब्जॉर्प्शन होता है उसकी इंटेंसिटी जब भी बढ़ती है तो इसे क्या कहते हैं हम, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट या अतिवर्णक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप सेम वही ले लो, ठीक है, जो आपने पहले लिया था। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये बेंजीन है, बेंजीन के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, 253 थी आई थिंक। ठीक है, यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं देखनी, हमें क्या करना है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देखना है। तो हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू, ठीक है, एप्सिलॉन क्या था हमारा, ये कांस्टेंट है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है जो कि इसके प्रोपोर्शनल होता है, एब्जॉर्प्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे क्या कितनी थी, बेंजीन के लिए ये वैल्यू कितनी थी, 204 nm थी। ठीक है, ये 254 थी। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती है, तो आपको एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, 253 या 254 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्या थी, टू, सॉरी ये एनएम में नहीं आएगा। ठीक है, ये एप्सिलॉन की जो वैल्यू थी ये कितनी थी हमारे पास, 204 के लगभग थी। लेकिन जब हमने क्या किया यहाँ पर, ये आपका ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जोड़ा, यानी एनिलीन जब भी बनाया, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू भी बढ़ी। ठीक है, और यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू भी बढ़ी। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ के लगभग क्या हो गई, 1040 हो गई। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यानी ये क्या कर रहा है, ये कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस ग्राफ को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, यानी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है, अति वर्णक विस्थापन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज, ये आप एग्जांपल इसके अंदर लिख सकते हैं, ये 280 nm होता है। तो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो होता है उसके अंदर ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर लैम्डा भी इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर क्या होती है, कलर की इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ये अगर कलर की इंटेंसिटी इस एग्जाम्पल में इंक्रीज होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है या अति वर्णक विस्थापन है। ठीक है, और लास्ट जो है आपका वो होता है कौन सा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, या जिसे हम क्या कहते हैं, अधोवर्णक विस्थापन। ठीक है, चौथा हमारा क्या होता है, हाइपोक्रोमिक, या जिसे हम क्या कहते हैं, अधोवर्णक। जिसमें क्या होगा आपकी, ये एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी जो होती है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये जो है नीचे की तरफ आएगा, और ये हमारा क्या होता है, अधोवर्णक विस्थापन होता है। ठीक है, लास्ट है आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, या इसे हम क्या कहते हैं, अधोवर्णक विस्थापन कहते हैं, जिसमें क्या होती है, कलर की इंटेंसिटी जो है वो आपकी कम हो जाती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लो आप, कि जैसे आप ले लो बाईफेनिल लेते हैं। ठीक है, तो बाईफेनिल जो है उसकी जो इंटेंसिटी होती है कलर की वो बहुत ज्यादा होती है। बाईफेनिल क्या होता है कि दो बेंजीन रिंग जो है वो आपस में जुड़े हुए। ठीक है, इसकी जो कलर की इंटेंसिटी होती है या फिर एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, ये लगभग 19,000 की होती है। ठीक है, अब क्या, ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या होता है, प्लेनर होता है, यानी इसके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमेशा मिलती है। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, इसमें इसकी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब कर दें तो क्या होता है, इसका एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। कैसे डिस्टर्ब करेंगे, कि हम इसके साथ कोई भी एक मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, ये जो था बाईफेनिल, इसके अंदर क्या होता है, एक रिंग तो मान लो जैसे ये बोर्ड की प्लेन में है, तो दूसरी रिंग क्या होती है, इस बोर्ड की परपेंडिकुलर ऐसे होती है।
लेकिन इसके अंदर फिर भी क्या होती है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है, सममिति का तल मिल जाता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह क्या होता है, कोई ना कोई एक ग्रुप जोड़ दें, तो ये क्या होती है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी नहीं रहती है। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है या फिर ये जो एप्सिलॉन मैक्स है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कुछ ना कुछ कम हो जाती है। जैसे इसमें ये 19,000 थी, ठीक है, ये क्या थी, 19,000 थी, तो ये 19,000 से कम हो जाती है। ये लगभग कितनी हो जाती है, 10,600 के लगभग हो जाती है। ठीक है, अगर ये एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, ये अधोवर्णक विस्थापन हो रहा है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है। इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, लेकिन हमें वो नहीं देखना, हमारा जो एग्जाम्पल देखना है हमें, जिसके अंदर क्या होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू भी कम हो रही है। वैसे बाईफेनल के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू 250 होती है, और उसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो थोड़ी सी कम होकर 237 या 34 तक हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, कि अलग अलग टाइप के आपके शिफ्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो कि इफेक्ट करेंगे किसको, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को। ठीक है, अब जो टॉपिक बचा है हमारे पास वो है कि अगर हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, तो हमने क्या कहा था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी उन मॉलिक्यूल्स में की जाती है जहां पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, यानी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ पे होती है, जहां पर ज्यादातर क्या होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है या फिर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, वहां पर हमें क्या मिलता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो मोलिक्यूल है जो कि क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त का मतलब उसमें क्या होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ऐसे कोई अगर मोलिक्यूल है तो हम उसकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये मोलिक्यूल जिस जो कि अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है, इसके अंदर क्या है, एक पाई बंद है। ठीक है, पाई बंद है तो हमारे पास एनर्जी लेवल पाई के भी मिलेंगे। कौन कौन से मिलेगा, एक पाई मिलेगा, एक पाई स्टार मिलेगा। ठीक है, दो एनर्जी लेवल मिलेंगे, एक पाई मिलेगा, एक हमारे पास पाई स्टार मिलेगा। यानी ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है, बीएमओ है, और ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, एमओटी के अंदर पढ़ा है हमने ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है इनका, ये क्या होता है, डेल्टा ई होता है। ठीक है, अब क्या, कि अगर हम इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में भी ऐसे कंपाउंड ले जो कि क्या करें, कॉन्जुगेशन शो कर। कॉन्जुगेशन का, संयुग्मन का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं। ये संयुग्मन क्या होता है, कि अगर दो डबल बॉन्ड या फिर दो ट्रिपल बॉन्ड या फिर एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड या फिर एक डबल बॉन्ड एक लोन पेयर ऑल्टरनेट है। ठीक है, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक है। ठीक है, अगर ये क्या है, ऑल्टरनेट है, एक छोड़कर एक है, तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ठीक है, अनुनाद होता है। रेजोनेंस का मतलब क्या है, कि हम क्या कर सकते हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर से इधर भी कर सकते हैं और इधर से इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो बीच वाला कार्बन है, इसके ऊपर भी ये सिंगल बॉन्ड नहीं होता, ये भी प्रवृत्ति रखता है कि इसमें कुछ पोर्शन होता है जो कि डबल बॉन्ड होता है। यानी ये जो तीनों के तीनों बंद है, ये क्या होते हैं, डबल बॉन्ड की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड की प्रवृत्ति ये रखते हैं। ठीक है, अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कि जैसे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके लिए करते हैं, असंतृप्त यौगिकों के लिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जिसके अंदर ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी का डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, डेल्टा ई होगा, जो पाई टू पाई स्टार होता है। फिर हम क्या करते हैं, एक और डबल बॉन्ड का मॉलिक्यूल लेते हैं और इसके साथ जोड़ देते हैं। तो ये जब जोड़ेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है या संयुग्मन होता है। संयुग्मन का मतलब क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस का इफेक्ट होगा। रेजोनेंस का मतलब क्या है, कि ये पाई बॉन्ड जो है ये क्या होंगे, फैल जाएंगे इन तीनों ही बॉन्ड के ऊपर, तीनों ही बंधों के ऊपर ये क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कि ये जो आपके पाई बंद थे, यहाँ पे कितने हैं, एक पाई बॉन्ड था, इसलिए एक पाई टू पाई स्टार था। ठीक है,
अब क्या है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो 2 पाई बॉन्ड है मतलब कि ये जो आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है ये 2 हो गए। एक तो ये पाई 1 हो गया, एक ये पाई 2 हो गया, ठीक है। अब ये 2 डबल बॉन्ड है तो आपके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल पाई के 2 है, ठीक है। अगर आपके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल 2 है तो एंटी बॉन्डिंग भी 2 होंगे, और जब ये 2 होंगे और ये दोनों क्लासिफाइड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लो पाई 3 है, पाई 3 स्टार, और ये पाई 4 है तो ये पाई 4, ठीक है। ये 4 एनर्जी स्टेट के अंदर ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जब क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, संयुग्मन होगा। अब देखो, अब क्या है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में पहले जो एनर्जी डिफरेंस था वो तो कितना था, ये डेल्टा ई था, ठीक है। और अब क्या है, ये बॉन्डिंग ये वाला है, ये एंटी बॉन्डिंग है, इन दोनों के बीच में ये जो एनर्जी डिफरेंस ये हो गया डेल्टा ई, जो इससे क्या हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है। जब ये कम हो जाता है तो हमारा यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर हम कॉन्जुगेशन वाले या कॉन्जुगेटेड कंपाउंड लेते हैं, कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं, तो वहां पर हमारा यूवी स्पेक्ट्रम की जो पीक है वो बहुत जल्दी मिलती है, क्योंकि हमारा एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत कम हो जाता है इस कॉन्जुगेशन की वजह से, ठीक है। तो हमें जो बाहर से हम रेडिएशन डालते हैं, यूवी रेडिएशन जो आप डालते हो वो आपको बहुत कम डालनी पड़ेगी, बहुत कम फ्रीक्वेंसी की डालनी पड़ेगी, और उससे ही हमें क्या मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। ये आपका इफेक्ट होता है किसका, कॉन्जुगेटेड ईन्स लेने का, ठीक है। ये क्या है, इफेक्ट है कॉन्जुगेटेड ईन लेने का, ठीक है। अब एक चीज और देखो कि हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक पाई बंद है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ आ जाएंगे, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, या फिर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है पाई का, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों कहाँ पे आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हुआ, होमो हुआ। आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है, मोटी पढ़ी है, तो जो आपके हाईली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर वाले जो कि ऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट है उसको हम क्या बोलते हैं, होमो बोलते हैं, ठीक है। और जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमो बोलते हैं। तो ये क्या होगा, इसके अंदर पाई स्टार होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, कॉन्जुगेटेड डाइईन जब भी हम लेते हैं तो हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये कहाँ पे फिल होंगे, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये वाला जो एनर्जी लेवल है ये क्या हो गया, होमो हो गया, यानी हाईली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया। और ये जो पाई 3 स्टार है ये हमारा क्या हो गया, ल्यूमो हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पर ये होमो और ल्यूमो के बीच का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई इस सिंगल ईन के लिए क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम डाई ईन ले रहे हैं, कॉन्जुगेटेड डाई ईन ले रहे हैं, तो वहां पे क्या, होमो और ल्यूमो के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन यहाँ पर होता है। और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा उतना ही आपका स्पेक्ट्रम जल्दी मिलेगा, आसानी से मिलेगा, और उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर हमें मिलेगा, ठीक है। उतनी कम फ्रीक्वेंसी पे हमें मिल जाएगा, बाहर से हमें रेडिएशन कम डालनी पड़ेगी। ये आपका क्या हुआ, इफेक्ट आया किसका, कि अगर आप कॉन्जुगेटेड ईन्स लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली जब ईन लेते हैं, कोई भी एल्कीन लेते हैं तो वहां पर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको मिलेगी, लेकिन अगर कॉन्जुगेटेड अगर आप लेते हो ईन्स तो वो आपको और ज्यादा आसानी से यूवी स्पेक्ट्रम देता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जितनी एनर्जी डिफरेंस कम होगा उतना ही वो ज्यादा इंटेंसिटी का हमें यूवी स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। ये आपका टॉपिक हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, देखो हमने क्या क्या पढ़ा है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, कि यूवी का रेंज क्या होता है रेडिएशन का, कि कौन कौन किस रेडिएशन का हम यूज करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि यूवी स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, उसके दोनों जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि ये किस लॉ पर बेस होता है, बियर लैम्बर्ट के लॉ पे बेस होता है, ठीक है। चौथा हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन का जो टाइप ऑफ ट्रांजिशन है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइईन है तो उसका यूवी स्पेक्ट्रा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि जो आपका यूवी स्पेक्ट्रा है उसमें शिफ्ट कितने तरह के हो सकते हैं,
यूवी स्पेक्ट्रा जो होता है उसमें शिफ्ट कितने तरह का होता है, ठीक है, बाथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, ये कौन कौन से शिफ्ट पॉसिबल होते हैं, ये हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। और बाकी जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे वो हमारे दो मेथड हैं, ठीक है, किसके लिए है, ये संयुग्मी कॉन्जुगेटेड ईन्स के लिए है, ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड डाई ईन है, इनका यूवी स्पेक्ट्रा हमें कैसे मिलता है, और अगर यूवी स्पेक्ट्रा दिया हुआ है तो उससे हम मोलिक्यूल कैसे फाइंड करेंगे, इसका मेथड होता है वुडवर्ड फिशर का लॉ, वो हम कल वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक वुडवर्ड फिशर का लॉ है, और एक इनोन्स के लिए वुडवर्ड फिशर का लॉ है। इनोन क्या होता है, ये तो क्या है, कॉन्जुगेटेड डाईईन है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड डाईईन है। एक होता है इनोन, इनोन का मतलब जहां पे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, जिसके ऊपर क्या है, ये सॉरी कार्बोनिल वाले कंपाउंड जो कि इससे जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड वाले किसी भी मोलिक्यूल के साथ जुड़े हुए, जैसे ये कोई मोलिक्यूल है जिसमें ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके पास में कोई भी एल्कीन जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, इनोन्स है। इन इनोन्स के लिए भी हमें क्या मिलता है, एक वुडवर्ड फिशर का लॉ मिलता है, ठीक है, उसके बेस पर हम यूवी स्पेक्ट्रा बनाएंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसके बाद में बस क्वेश्चंस बचेंगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी आपकी थ्योरी इस की कंप्लीट हो गई है, ठीक है।